उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त रुख कर ले तो उत्तर प्रदेश के मऊ का, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनते हैं। और खास तौर से हमारा एक प्रत्याशी श्री मुख्तार अंसारी जो अभी जेल में है, उनके जेल के अंदर रहते हुए भी उनकी गैर हाजिरी में आप उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। और प्रधानमंत्री को ये बताएंगे जिताकर कि जब वो चुनाव जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री को आप लोग बताएंगे कि किसकी जीत हुई है। वो मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से कल वो माफिया बाहुबली सब ये कह रहे थे, जनता क्या माफिया बाहुबली को पसंद करती है? मैं समझती हूं बिल्कुल नहीं करती है। और जब वो चुनाव जीत जाएगा तो मुख्तार अंसारी के ऊपर मोहर लग जाएगी चुनाव जीतने के बाद कि वो ना माफिया है ना बाहुबली है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में अब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सरकार बनाने के सपने देख रही है, वो सपने ही रह जाएंगे। ऐसे हालातों में अब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सरकार बनाने के सपने देख रही है, तो ऐसे सपने देखने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, तो अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ सपा के ऐसे दागी चेहरे के साथ ही गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है, ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला प्रदेश की आम जनता को
इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और अब चुनाव के दौरान भी ये वारदातें अभी तक भी होनी बंद नहीं हुई है। और यही मुख्य कारण है कि इस सरकार के चलते प्रदेश में हमेशा यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय हुई बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बड़ी संख्या में भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। चाहे अब खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर वे खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताकर तथा यहाँ की जनता को अपना मालिक वे खुद को उनका सेवक आदि भी बताकर कितनी भी ये सब नाटकबाजी आदि क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता यहाँ इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से व इनकी नोटबंदी से भी दुखी होकर अब इस चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अर्थात अब प्रदेश की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा पक्का मन बना लिया है।
और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व इनकी सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, इसको दरवाजे को खोल दो, वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। चाहती हूँ, क्या आपके जिले में किसी भी एक किसान भाई का 1 रुपए का भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ नहीं किया गया। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वे इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही हमें काली नजर आती है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन
व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसके पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। लेकिन कांग्रेस व बीजेपी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यह चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी के नेता लोग प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर आप लोगों को ये मालूम है कि इतनी बुरी हालत है पूरे देश के अंदर, खास तौर से जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और मुस्लिम में अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं। इनकी पूरे देश में, अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी बुरी हालत है। तो लेकिन यहाँ आकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह यहाँ अपनी चुनावी जनसभाओं में उत्तर प्रदेश में तो अपने वोटों की खातिर क्या बोल रहे हैं, वो जगह जगह यही भाषण दे रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो यहाँ उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? बीजेपी के नेता लोग। प्रधानमंत्री कह रहे हैं,
अमित शाह कह रहे हैं, और दूसरा और क्या कह रहे हैं इससे भी बढ़ चढ़कर, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो यहाँ दूध दही, अब और आगे बढ़ गए घी भी, अब घी भी जोड़ लिया है इन्होंने। पहले दूध दही की बात करते थे और अब ये लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता लोग, जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो यहाँ दूध दही और घी की नदियां बहा दी जाएंगी, ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बात पूछना चाहती हूं कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी 6 वर्षों तक यहां सरकार रही थी, आप लोगों को मालूम है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 6 वर्षों तक यह सरकार चलाने का मौका मिला है और उस समय केंद्र में भी अधिकांश बीजेपी की ही अपनी सरकार थी। मैं बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक आपकी सरकार थी तो उस समय आपने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बनाया था? और उस समय आपने उत्तर प्रदेश में दूध दही और घी की नदियां क्यों नहीं बहाई थी? आपके पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहाँ उनके साथ खासकर भारतीय जनता व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सौतेला बर्ताव किया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित जरूर लेना होगा। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका अब तक काफी अपमान करती रही है, तो ऐसी पार्टी को भी अब आप लोगों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही यहाँ खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उससे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। और वैसे इस मामले में मुझे श्री मुख्तार व अफजाल अंसारी परिवार पर भी ये पूरा भरोसा है कि वे आपके इस खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में तो इनको खुद ही ऑक्सीजन में ले आएंगे। जिनको यहाँ बीजेपी व सपा का बबुआ भी माफिया व बाहुबली बताते हुए थकते नहीं हैं, जबकि इस मामले में इनके चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत की जमीनी हकीकत ये है किनकी भाजपा और सपा की, जबकि इस मामले में माफिया व बाहुबली के मामले में इनके चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत की जमीनी हकीकत ये है कि मैंने अपनी सरकार में, आप लोगों को याद होगा कि जब मेरी सरकार बनी तो प्रतापगढ़ जिले में आपने रघुराज प्रताप सिंह का नाम सुना होगा, जिसको एक जमाने में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह उसको कुंडा का गुंडा कहा करते थे। अपनी पार्टी से टिकट इनको नहीं देती है, लेकिन इनको पर्दे के पीछे से जिताने के लिए ये दोनों पार्टियां हमेशा इनके विरुद्ध कमजोर उम्मीदवार ही खड़ा करती रही हैं, जिसके कारण ही फिर वह यानी कि रघुराज प्रताप सिंह आजाद उम्मीदवार के रूप में ही हर बार
बहुत आसानी से चुनाव जीत जाता है। किनकी मदद से? सपा और बीजेपी की मदद से। और फिर होता क्या उसके बाद, ये ध्यान देने की जरूरत है। और मीडिया को भी मैं बताना चाहती हूँ, मेरी ये बात आप प्रधानमंत्री तक भी जरूर पहुंचा देना। और फिर होता क्या है, वो आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत जाता है राजा भैया, बीजेपी और सपा की मिली भगत से। और फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां, यानी कि बीजेपी और सपा, तब ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने पर, बीजेपी की बन जाए तो बीजेपी की सरकार में, सपा की बन जाए तो सपा की सरकार में। और फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां, यानी कि बीजेपी और सपा, अपनी अपनी सरकार बनने पर इनको तुरंत ही मंत्री भी बना देती है। जैसे अब वर्तमान में सपा के बबुआ ने इनको अपनी सरकार में अभी तक भी मंत्री बना के रखा हुआ है, जिससे सपा व बीजेपी के खासकर माफियाओं व बाहुबलियों के मामले में इनके इस दोहरे मापदंड होने के साथ साथ इनकी मुस्लिम विरोधी व आपसी अंदरूनी मिली भगत होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और यही मुख्य कारण है कि जब भी सपा यहाँ सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी मजबूत हो जाती है, और जब बीएसपी यहाँ सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी यहाँ कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही अब मैं यहाँ आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इन दोनों पार्टियों के, बीजेपी व सपा के, इन दोहरे चाल चरित्र में माप, इन दोनों पार्टियों के इस दोहरे चाल चरित्र में मापदंड के चलते हुए इनकी सरकारों में कभी भी यहाँ गुंडा माफिया व जंगल राज का अंत हो सकता है, जो मुझे असंभव नजर आ रहा है। इसलिए अब खासकर बीजेपी व सपा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ आकर श्री मुख्तार अंसारी परिवार के बारे में कुछ भी बोलना इनको ज्यादा इनको शोभा नहीं देता है। जिनकी अपनी खुद की पार्टियों में से ही, जिनके अपनी खुद की पार्टियों से भी इस चुनाव में यहाँ बड़ी संख्या में नामी ग्रामी माफिया वे बाहुबली लोग खुद भी वे उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो ये सब प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही, अरे बाबा नारा मत लगाओ, आप लोग ताली बजा सकते हो, नारा मत लगाओ, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है, जिन चरणों का भी वोट पड़ा है, तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। यानी कि श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के साथ साथ यहाँ सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और खासकर अब इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों
माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को जो उनके धन से जुड़ी हुई हैं उनको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले, अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के नहीं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया व कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा
इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही अदा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार के चलते जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जा कर लिया है, तो मेरी सरकार के आते ही विशेष अभियान के जरिए उन पट्टों को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जा कर लिया है इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यह प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। और इस मामले में खासकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने की भी फिर से पूरी पैरवी की जाएगी। और आपके इस खास व जनहित से जुड़े इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपका ये अति पिछड़ा हुआ पूर्वांचल क्षेत्र अलग से राज्य नहीं बन जाता है, जिसका सपा, कांग्रेस व भाजपा ये तीनों पार्टियां मिलकर इसका शुरू से ही काफी ज्यादा विरोध भी करती रही हैं, जिसकी भी सजा इस चुनाव में आपको इन तीनों पार्टियों को जरूर देना है। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके जिले की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और खासकर यहाँ आपके जिले में बुनकरों की समस्याओं को भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की ही तरह फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाए। करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं, तो उन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर जिताएंगे। और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपके मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 1 सीट रिजर्व है। हमने मोहम्मदाबाद रिजर्व सीट से श्री राजेंद्र कुमार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और संगठन को तैयार करने में, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में, चाहे मैं इनकी ड्यूटी
उत्तर प्रदेश में लगाऊं या बिहार में लगाऊं, ये पूरे जी जान से लगे रहते हैं। इनके क्षेत्र के लोग ये सोचते होंगे कि ये अपने क्षेत्र में कम रहते हैं, पार्टी के काम में ज्यादा जुटे रहते हैं, तो ये कोई अपनी तरफ से नहीं बल्कि मेरे निर्देशों का, आदेशों का पालन करते हुए इनको ये बिहार में पार्टी के काम में ही लगे रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपने क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आपके क्षेत्र की जनता से लगाव नहीं है। इनको लगाव है क्षेत्र की जनता के साथ साथ इनको पार्टी और मूवमेंट से भी लगाव है, जिसको बढ़ाने के लिए जहां भी मैंने इनकी ड्यूटी लगाई है वहां पर गए हैं। इसलिए मेरा इनकी इस विधानसभा के लोगों से ये कहना है कि आप लोग इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। मधुबन की सीट से तो हमने अपर कास्ट समाज में से श्री उमेश पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा है। ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग इनको भी जरूर जिताएंगे। इसके साथ ही जो घोसी विधानसभा की सीट है, आप लोगों को मालूम है मुख्तार अंसारी के ये बेटे हैं अब्बास अंसारी, ये पहला चुनाव लड़े हैं घोसी से। तो मेरा घोसी क्षेत्र के लोगों से ये कहना है कि इनको आप लोग भारी मतों से जिताएंगे ताकि नौजवानों का हौसला बढ़े और आगे जो नई पीढ़ी है वो भी जी जान से राजनीति में आगे आकर तो नौजवानों को सही दिशा दे सके। मऊ सदर जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मऊ सदर से आप लोगों को मालूम है कि हमने श्री मुख्तार अंसारी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनके बारे में बिना नाम लिए हुए कल प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहकर गए हैं। इनको भी आपको जिताकर, तो इनकी सीट को जिताकर इसका जवाब आपको प्रधानमंत्री को देना होगा। इन्हीं लफ्जों के साथ ही अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आप लोगों से पुनः ये अपील करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी के बारे में तो आप लोगों को मालूम है ना। वैसे तो आप लोग तो हाथी का प्रचार करते ही हैं, लेकिन आजकल तो हमारा जो विरोधी पार्टी है वो भी इसका बहुत प्रचार करता है। सपा का जो मुखिया है, बबुआ है, वो अपनी साइकिल का प्रचार कम करता है, लेकिन हाथी का प्रचार कि 70 पे हाथी लगे हैं तो वो फ्री में ही हाथी का प्रचार करता रहता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को बीएसपी के इन चारों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर भेजेंगे। ऐसी अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।